नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2 जुलाई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर किए जाने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज के वीडियो में भारत संचार निगम लिमिटेड, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, संयुक्त राष्ट्र तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का जिक्र आया है, जिसे मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ स्लाइड्स में अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप वीडियो की स्लाइड्स को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत और चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर प्राथमिकता के आधार पर तेजी के साथ फेज्ड मैनर से तनाव घटाने पर जोर दिया है। दोनों पक्ष स्थिति से निपटने के लिए स्थापित सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से विचार विमर्श कर रहे हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और भारतीय सेना के कमांडरों के बीच परसों भारत के चुशूल में बातचीत हुई। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव घटाने से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए शीर्ष सैन्य कमांडरों की तीसरी बैठक थी। यह बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री के बीच 17 जून को हुई बातचीत के अनुरूप आयोजित की गई थी। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई थी कि पूरी स्थिति का समाधान जिम्मेदारी के साथ किया जाएगा और दोनों देश 6 जून को बनी समझ के अनुसार अपनी अपनी सेनाएं पीछे टालेंगे। नेक्स्ट खबर है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि चीन की कंपनियों को देश की किसी भी राजमार्ग परियोजना में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें ज्वाइंट वेंचर वाली कंपनियां भी शामिल होंगी। श्री गडकरी ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि चीन की कंपनियां माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जैसे किसी भी क्षेत्र में प्रवेश ना कर पाएं। उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक कदम है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण के लिए किसी ऐसी कंपनी को अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें चीन की हिस्सेदारी हो। तो चाहे कंपनी पूरी चीन की हो, चाहे उसमें ज्वाइंट वेंचर हो या उसमें चीन की कंपनी की हिस्सेदारी हो, ऐसी किसी भी कंपनी को परमिशन नहीं मिलेगी आगे। उन्होंने कहा कि चीन की कंपनियों पर बैन लगाने की नीति जल्द ही जारी की जाएगी और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के प्रावधानों में छूट देकर भारतीय कंपनियों के भाग लेने की योग्यता में वृद्धि की जाएगी। नेक्स्ट खबर है, भारत संचार निगम लिमिटेड ने 4G नेटवर्क अपडेट और विस्तृत करने की निविदा रद्द कर दी है। इससे पहले घरेलू कंपनियों ने मेक इन इंडिया प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नई टेंडर जारी करने की मांग की थी। बीएसएनएल ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि बीएसएनएल के उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण मंडल तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के दिल्ली और मुंबई में 4G मोबाइल नेटवर्क के लिए नियोजन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, स्थापना और वार्षिक रखरखाव की निविदा रद्द कर दी गई है। ये टेंडर इस साल मार्च में जारी किया गया था। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 59.43 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,157 रोगी स्वस्थ हुए और इसके साथ ही इस महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3,47,978 हो गई है। फिलहाल देश में 2,20,114 मरीजों का इलाज चल रहा है। महामारी के प्रकोप को रोकने के केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या पीड़ित लोगों से 1,27,864 अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि देश में परीक्षण केंद्रों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और इसमें 764 गवर्नमेंट और 292 प्राइवेट लैब्स शामिल हैं। इस प्रकार देश में अब कुल मिलाकर 1,056 प्रयोगशालाएं हो गई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,17,931 नमूनों की जांच की गई और देश में अब तक टोटल 88,26,000 सैंपल की टेस्टिंग हो चुकी है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। गृह मंत्रालय ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत खालिस्तान आंदोलन से जुड़े 9 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। इसमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल का प्रमुख नेता वाधवा सिंह बब्बर, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का सरगना लखबीर सिंह और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का रंजीत सिंह शामिल है। गृह मंत्रालय ने कहा कि ये लोग सीमा पार और विदेशी जमीन से विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। केंद्र सरकार ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को पिछले साल ही अगस्त में अमेंड करते हुए व्यक्ति विशेष को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान किया था। इससे पहले इस अधिनियम के तहत केवल संगठनों को ही आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था। नेक्स्ट खबर है, केंद्र सरकार ने इस साल के अंत तक पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि सरकार का मानना है कि समूचा नागालैंड अशांत और खतरनाक स्थिति में है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग करना आवश्यक है। गृह मंत्रालय ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट, आप्सपा जिसको बोलते हैं, उसकी धारा 3 के तहत केंद्र सरकार ने पूरे राज्य को
30 जून 2020 से 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल से नवंबर के बीच चावल, गेहूं और दलहन जैसे खाद्यान्नों की कुल अनुमानित लागत करीब 1,50,471 करोड़ रुपए हो सकती है। इसमें अंतर्राज्यीय परिवहन और डीलर मार्जिन पर आने वाला खर्च और केंद्र द्वारा दी गई खाद्यान्न सब्सिडी की 46,061 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परसों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। अब ये योजना जुलाई से इस साल नवंबर के अंत तक लागू रहेगी। इस 5 महीने के दौरान 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रति परिवार हर माह 1 किलोग्राम मुफ्त चना सहित 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न मुहैया कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेल मंत्रालय ने 109 मूल स्थानों से 151 आधुनिक यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन के लिए निजी क्षेत्र से रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन आमंत्रित किए हैं। ये 109 जोड़ी रेलगाड़ियां भारतीय रेल के पूरे नेटवर्क पर 12 समूहों में चलाई जाएंगी और प्रत्येक रेलगाड़ी में 16 डिब्बे होंगे। इस परियोजना में निजी क्षेत्र के तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। भारतीय रेल नेटवर्क पर यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन में निजी निवेश का यह पहला प्रयोग है। ज्यादातर रेलगाड़ियां भारत में निर्मित होंगी और निजी कंपनियां इनकी खरीद, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगी। इन रेलगाड़ियों को अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने के अनुरूप बनाया जाएगा, जिससे यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। इस पहल का उद्देश्य रेलगाड़ियों में आधुनिक तकनीक लाना और रखरखाव के खर्च में कटौती करना, यात्रा समय कम करना, रोजगार सृजित करना, यात्रियों को सुरक्षा उपलब्ध कराना और ग्लोबल लेवल की सुविधाएं देना है। इससे लोगों की यात्रा मांग और आपूर्ति समय अंतर में भी कमी आएगी। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल कर संग्रह से संबंधित प्रशासन को इस प्रकार सरल बनाने पर जोर दिया है कि करदाता अपने सभी दायित्वों का आसानी से निर्वहन कर सके। उन्होंने कल जीएसटी दिवस के अवसर पर कहा कि हमें प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान पर गौर करना चाहिए और इस आत्मनिर्भरता के लिए जीएसटी कर प्रशासन एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी इसके अधिकारियों ने कोविड-19 के दौरान टैक्स पेयर्स को रिकॉर्ड स्तर पर रिफंड मुहैया कराया है। इसके अलावा वस्तु और सेवा करदाताओं को बड़ी छूट की घोषणा की गई है। जीएसटीआर 3B फॉर्म के लिए अधिकतम 500 रुपए के विलंब शुल्क से राहत प्रदान की गई है। ये छूट जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक लागू रहेगी। ये छूट उन्हीं करदाताओं को मिलेगी जो इस साल 30 सितंबर से पहले रिटर्न भर देंगे। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने 1 जुलाई से जीएसटीआर 1 फॉर्म के शून्य स्टेटमेंट की एसएमएस के जरिए रिटर्न फाइल करने की सुविधा कराने की घोषणा की थी। हमने 28 जून वाली वीडियो में भी इसको कवर किया था। यानी कि अगर किसी का 0 रिटर्न है तो वो इसको एसएमएस के जरिए फाइल कर सकता है। इससे 12 लाख से अधिक रजिस्टर्ड करदाताओं के लिए जीएसटी अनुपालन आसान होगा। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु में कल सवेरे नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के नेवेली स्थित विद्युत संयंत्र में एक बॉयलर के विस्फोट से 6 लोग मारे गए। यह दुर्घटना 21 मेगावाट वाले बिजली संयंत्र की दूसरी इकाई में हुई। एनएलसी इंडिया लिमिटेड कोयला मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी है। इस साल मई में एनएलसी लिमिटेड के संयंत्र में एक विस्फोट हुआ था, जिससे 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 2 महीने के भीतर ही कंपनी के परिसर में एक और विस्फोट हुआ है। बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। वंदे भारत मिशन का चौथा चरण कल शुक्रवार से शुरू होगा। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत 17 देशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए एयर इंडिया 170 से अधिक उड़ानें संचालित करेगा। इसके अलावा इन लोगों को स्वदेश लाने के लिए इस अवधि के दौरान एयर इंडिया एक्सप्रेस 134, इंडिगो 193, गो एयर 41 और स्पाइस जेट 8 उड़ानों को ऑपरेट करेगा। वंदे भारत अभियान के तहत अब तक करीब 700 उड़ानों के जरिए लगभग 1.5 लाख भारतीयों को वापस लाया गया है। बात करते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे की। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर देश डॉक्टरों को नमन कर रहा है। मानवता के लिए डॉक्टरों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हर साल 1 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। हमने कल के स्टैटिक फैक्ट्स में इसको कवर किया था। इस साल इसकी थीम है लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, यानी कि कोविड महामारी की मृत्यु दर कम करना। जाने माने चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। हमने कल वाले वीडियो में बताया था इस बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर भी अपनी शुभकामनाएं दी हैं। 1 जुलाई को इसके साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि देश की मजबूत और पारदर्शी अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि भारत को अपने प्रतिभाशाली सीए पेशेवरों पर गर्व है, जो राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये दिन हर साल 1 जुलाई को साल 1949 में भारतीय संसद द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना के
स्मृति स्वरूप मनाया जाता है। नेक्स्ट खबर है, भारत और पाकिस्तान ने कल नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक माध्यमों के जरिए अपनी हिरासत में मौजूद आम नागरिकों और मछुआरों की सूची की अदला बदली की। इस सूची का आदान प्रदान 2008 के समझौते के प्रावधानों के तहत किया गया। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया जाता है। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 265 पाकिस्तानी आम नागरिकों और 97 मछुआरों की सूची सौंपी। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 54 आम नागरिकों और 270 मछुआरों की सूची सौंपी। बढ़ते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। वरिष्ठ डिप्लोमेट इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। वे जेनेवा स्थित अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। श्री पांडे 1990 के बैच के IFS अधिकारी हैं और फिलहाल विदेश मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 2 जुलाई है। 2 जुलाई 1698 को ब्रिटिश आविष्कारक थॉमस सेवरी को पहले स्टीम इंजन का पेटेंट प्राप्त हुआ। 2 जुलाई 1850 को ब्रिटिश आविष्कारक बेंजामिन लेन को सांस लेने वाले उपकरण सहित बनाए गए गैस मास्क का पेटेंट मिला। उसके अलावा 2 जुलाई सन 1900 को LZ-1 नामक एयरशिप, जिसको जैपलिन कहते थे, उसने जर्मनी की लेक कॉन्स्टेंस के ऊपर पहली बार उड़ान भरी। इसका डिजाइन ग्रेफ फर्डिनांड वॉन जैपलिन द्वारा तैयार किया गया था। 2 जुलाई 1940 को प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को कोलकाता में उनके घर में नजरबंद कर दिया गया था। बाद में वहां से भाग निकले थे। 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच फेमस शिमला एग्रीमेंट पर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता 4 अगस्त 1972 से प्रभावी हुआ। 2 जुलाई 1976 को नॉर्थ तथा साउथ वियतनाम एक औपचारिक रूप से यूनिफाइड हुए। 2 जुलाई 2001 को वर्ल्ड का पहला सेल्फ कंटेन्ड आर्टिफिशियल हार्ट जो था, उसे अमेरिका में ट्रांसप्लांट किया गया। यह ट्रांसप्लांट 59 वर्षीय रॉबर्ट एल टूल्स पर किया गया। इस सेल्फ कंटेन्ड आर्टिफिशियल हार्ट का नाम एबियोकोर था एक्चुअली। 2 जुलाई 2002 को अमेरिका के स्टीव फॉसेट एक बैलून में अकेले बिना रुके पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति बने। उसके अलावा 2 जुलाई 1778 को फेमस स्विस फिलोसोफर जियां जैक्विस रूसो की मृत्यु हुई। उनका फेमस कथन था, मैन इज बोर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। ये हमने अपनी 28 जून वाली वीडियो में भी कवर किया था, क्योंकि 28 जून को उनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।